नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लैब की जानिब से हर जुमरात और जुम्मा आप हमारा ये शो देखते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आज का शो भी बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज के शो पे जो हमारा टॉपिक है वो है नमूनिया। तो नमूनिया पे हम बात करेंगे। हम सबसे पहले नमूनिया स्टार्ट कब हुआ और वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और आज तक की नमूनिया की जो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी क्या रिपोर्ट है वो आज आपको देंगे। आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब एवरग्रीन रहना भी चाहिए क्योंकि आप हेल्थ 21 पे हैं। डॉक्टर साहब अब सबसे पहला, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया। जी। नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा हो जाती है। सही। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अगर नमूनिया सोचते ही, बीमारी सोचते ही अगर हम सोचते हैं कि बच्चे नहीं, बुजुर्ग जवान भी अगर नमूनिया बिगड़ जाए तो जान से जा सकते हैं। नमूनिया अगर हम स्टार्ट लें तो नमूनिया आया कब, मतलब वो कौन, कितने अरसे पहले पता चला कि आया ये बीमारी है जिसका नाम नमूनिया है जो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है? बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो बीमारी आपने जो जिक्र कर रही है नमूनिया, ये असल में फेफड़ों की बीमारी है। इन्फेक्शन यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स ये होता है और प्लस एयर सैक्स। लंग्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी बारीक सांस की नालियाँ होती हैं, यानी बड़ी छोटी हर साइज़ के लेके फिर जाके नीचे जाकर टर्मिनेशन हो जाता है उनका। बड़े ब्रोंकल होंगे वे ब्रोंकाई पे एल्वोलाई ये पूरा सिलसिला होता है। जहाँ भी जिस स्टेज पर भी आपकी एयर सैक बड़ा हो या छोटी हो या जो ब्लॉक होगी या सेमी ब्लॉक होगी तो वो सांस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा। यानी ब्लॉकेज ऑफ द एयर सैक सिंपली नोन एज नमोनिया। ओके। ये आपका सिंपल डेफिनेशन है। ऊपर की जो ब्रोंकल आपके जो बड़े जो एल्वोलाई से जो बड़ी होती हैं वो ब्रोंकस कहलाते हैं, वो ब्लॉक होते हैं। फिर छोटे ब्लैक ब्लॉक होते हैं, लेकिन शुरू से लेके नीचे जितने भी चीज़ें हैं ये नमूनिया के ज़िम्मे में आते हैं। अगर इनकी चीज़ें जो लो वाइज होते हैं इनको हम डिवीज़न कर देते हैं। एक एयर सैक के बेस पे हो जाता है, एक उसके लोब है, लंग्स के जो लोब होते हैं उनके बेस पे होते हैं। जो लंग्स के लोब पे होते हैं उनको लोबार नमूनिया कहते हैं, और जो ब्रोंकाई के जो एल्वोलाई इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं ब्रोंको नमूनिया। ये नमूनिया जो है एक्चुअली एयर सैक प्रॉब्लम कहलाती है। सांस में प्रॉब्लम होते हैं। सांस में जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी वो किसी भी वजह से हो, किसी भी वजह से हो, ख्वाह वो बुखार की वजह से हो रही हो, ख्वाह वो कोई फॉरेन बॉडी कोई बॉडी चली गई हो, ख्वाह वो उसको फ्लू के तहत हो गया हो, कोई वो कोविड-19 आया था पहले उसकी वजह से हो रहा हो, जिसकी भी वजह से अगर ब्लॉक हो रही है और उसमें 4 या 5 फैक्टर ये हैं जो मैं अब बताता हूँ आपको। उसमें अगर बुखार होता है, उसमें अगर चेस्ट पेन होता है, उसमें अगर खांसी होती है तो ये नमूनिया कहलाएगा। ठीक। अगर इसके अंदर खांसी ज़रूर हो रही हो, बुखार हाई ग्रेड फीवर हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो और अगर उसमें सांस रुक रही है, सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर नमूनिया कहलाएंगी। नमूनिया में लोबार नमूनिया भी होगा, ब्रोंको नमूनिया भी होगा। और अगर इसमें बुखार अगर नहीं है तो फिर ये एलर्जिक नमूनिया होगा। ठीक। हाँ, इसमें अब बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं। एलर्जिक नमूनिया में सांस बहुत बढ़ेगी तो डेथ होगी। और अगर लोबार नमूनिया ब्रोंको नमूनिया में जिसमें कॉज जो होगा वो आपका कोई बैक्टीरिया वायरस होगा, टिपिकली एटिपिकल वायरस कहलाते हैं ये, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसमें भी डेथ हो सकती है। दोनों की इमरजेंसी कैजुअल्टीज हैं। ये बहुत इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ही पुरानी है, कम से कम 200 साल इसकी हिस्ट्री पुरानी है। शुरू में भी ये डेथ नहीं हुई थी, लिहाजा ये बीमारी शुरू से मौजूद है। हमारे बच्चे जो थे शुरू में भी हर जगह दुनिया में जब शुरू में होते पिछले जो तकरीबन 18वीं सदी के एंड पे भी इसी में ये प्रॉब्लम पेश आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है। बाद में सोचा कि ये, उन्होंने कहा कि वो सैक जैसे गुब्बारे नहीं होते हैं तो उसको कह दिया उन्होंने ये सैक लाइक डिजीज़ है कोई, तो ये इनको बदलते बोले थे नीमोकोकाई में, नीमोकोकल में हो गया, नमूनिया बैक्टीरिया डेटक हो गए, तो इन्होंने कह दिया ये नमूनिया की बीमारी है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब एक सैक ब्लॉकेज होगा तो अंदर पानी भर जाता है, इसके अंदर पी बढ़ जाती है, तो जब ये चीज़ें बढ़ जाती है तो बहुत ही इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है।
ज़बरदस्त बहुत ही सीरियस नमूनिया हो जाता है ये। तो हम ये कहते हैं कि जब भी अगर इसको आपने जो है अपने आपकी इम्यूनिटी अगर मजबूत है, अगर आपने इसकी प्रिकॉशन ऐसा करें कि आपने ठंडे मौसम ना हो समझना, और आप देखते हैं उसके अंदर कि कोई इम्यूनिटी आपकी कोई कमज़ोरी आपके साथ नहीं है, तो ये बीमारी आपके कंट्रोल में आ सकती है। अदरवाइज़ ये कि जैसे आपने कहा कि ये बीमारी यूजुअली देखिए ओल्ड एज है, ओल्ड एज में भी होती है क्योंकि कमज़ोरी होती है, तो ओल्ड एज की बीमारियां कहलाती हैं, उनको लोअर नमूनिया। अच्छा, बच्चे छोटे जिनको आपने इम्यूनाइज नहीं किया हुआ या उनकी वैक्सीनेशन नहीं दी हुई, तो वो जाते हैं, उनको ब्रोंको नमूनिया कहते हैं। लेकिन यूजुअली जो नमूनिया की जो बीमारी हैं वो हो जाती है 5 से 15 साल, ये यंग एज की जो बीमारियां होती हैं। बाद में जब आप वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो फिर जब वैक्सीनेशन जब आखिरी एज होती है 65, अब 60-65 पे एज पर जो बीमारियां होती हैं वो सीवियर नमूनिया बीमारी कहलाती हैं। जहाँ उसमें इनिमोकोकल इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्वॉल्व होता है। शुरू की जो बीमारियां आती हैं वो स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया कहलाता है। बड़े ऊपर की जो बीमारियां होती हैं उनको स्टेफिलोकोकल निमोकोकल नमूनिया कहते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। लैब जो है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मरीज जैसे आपके पास आता है या डॉक्टर के पास आता है, हम शक बेसिस पे होता है, हम फ़ौरन लेबोरेटरी चेक कराते हैं। उसमें आपके मर्ज जो है ये ऐसे डिटेक्ट हो जाता है कि बैक्टीरिया पता चल जाते हैं उसके अंदर। जब आपको बैक्टीरिया पता चल के तो आप उनको ट्रीट करेंगे उस चीज़ के हिसाब से, तो नमूनिया मर्ज जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। लेकिन है बहुत डेंजर ये बीमारी, हर मौसम की बीमारी है ये। कोई ये नहीं है कि आपके गर्मियों में हो तो नहीं होगी और सर्दियों में तो ऐसा नहीं है। गर्मियों में भी उतना ही इसका इंसिडेंस है, सर्दियों में भी उतना मतलब मौसम की वजह से अगर आप कहें कि नमूनिया एक ठंड के मौसम में आता है तो ऐसा नहीं है, वो गर्मी में भी आपको बिल्कुल ऐसी है। इसमें जो वायरस जो है, बात गर्मियों के वायरस है वो गर्मी में होते हैं तो वो भी कॉज कर देते हैं। अच्छा, सर्दी के वायरस हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरस जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, समझे ना। और RCV वायरस हैं, RSV वायरस हैं, ये भी सर्दियों में भी होते हैं, गर्मियों में भी होते हैं ये। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सर्दियों में ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए ये सर्दियों में ज़्यादा अटैक कर जाता है। महीना। अच्छा, सर्दियों में हमने देखा है कि डाइट थोड़ी अच्छी होती है, जैसे आपने एग वगैरह ले लिए, आपने फिश ले लिए, ड्राई फ्रूट ले लिए, तो इसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। महीना तो इसमें सेफ्टी है। लेकिन हर कोई ये नहीं खाता, ना, हर एक की ये डाइट नहीं है। अगर हर एक जिनके पास ये डाइट हो तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है होता है। लेकिन इससे ऊपर एज को जाते हैं, जब हम 65-70 पे जाते हैं तो उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, उनको इम्यूनाइजेशन करने की ज़रूरत है, मतलब फर्दर इम्यूनाइज किया जाए उनको। हमारे यहाँ नमूनिया की वैक्सीन मौजूद है, निमोकोकल की वैक्सीन मौजूद है, जिस तरह और दूसरे वायरस की थी। अगर हम चाहें तो डॉक्टर से रुजू करके उनको लगा दें मरीजों को, तो उससे भी मरीज काफ़ी सेफ हो जाता है ये। तो वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए, उसके हिसाब से जो बीमारी है, आपको दर्द है, अपने डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन इसमें सेल्फ मेडिकेशन बड़ी डेंजरस है। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा एक चीज़ की तरफ मैं आऊँगी क्योंकि मेरा माइंड जो है वो कह रहा है कि इस सवाल को मैं ज़रूर करूँ। डॉक्टर साहब, अगर किसी के फेफड़े कमज़ोर हैं तो नमूनिया जो है वो ज़्यादा उसके लिए हावी हो जाता है, या फेफड़े कमज़ोर होना भी नमूनिया का बायस बन सकते हैं? सही बात है, आपके कहना कि बिल्कुल सही है। फेफड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन फेफड़े कमज़ोर होने का हम मतलब क्या लेते हैं ना, हम ये देखते हैं उसमें ये होता है कि जो दो चीज़ें फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। एक लंग्स की ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती है, यानी कहीं ना कहीं लंग्स है पूरा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, रुकावट आ गई, तो फेफड़े जो पूरी तरह सांस नहीं ले पा रहे, फूल लें, तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो ये डेंजरस हो गया, ये कमज़ोर हो गए फेफड़े आपके इसके साथ। दूसरा ये होता है कि फेफड़े पूरे मौजूद हैं, आप सांस सही नहीं ले सकते, आप जैसे एलर्जिक आ गई आपके पास, एस्थमेटिक प्रॉब्लम आ गई आपको, समझना। इसी तरह और जलाशय की प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, आपने इन चीज़ों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस डाइट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको फाइट करती हैं आपकी कोई बीमारी हो। आपको लंग कमज़ोर हो गए, आप डाइट अच्छी ले रही हैं, आपकी वैक्सीनेशन अच्छी है, आपकी सपोर्टिव थेरेपी आप अच्छी है, तो आपके फेफड़े जो कमज़ोर हैं वो भी ओवरकम हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों पे नहीं जाएं कि भाई हमारे फेफड़े कमज़ोर है। तो पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं तो फेफड़े ही कमज़ोर है। तो भाई तेरे फेफड़े कमज़ोर है तो तूने सही क्यों नहीं करा है?
हैं, जबकि ये चीज़ें तुम कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से फेफड़ों की कमज़ोरी की वजह असल में एक साइकोलॉजी भी होती है। वो किसी ने कोई ने कह दिया कि अभी तुम्हारे फेफड़े कमज़ोर है, अब जहन में लेके बैठ गए आप। लेकिन ये टर्म जो है ना बिल्कुल मिसनोमर है, ये अच्छी टर्म नहीं है और ये यूज़ नहीं होनी चाहिए, ना मरीजों को बताना चाहिए इस किस्म का कि आप कमज़ोर हो गए। चलो आप वो भी जुमला गलत है, आप कमज़ोर हो रहे हैं ना। अब अगर आप सीधे थे आप फेफड़े कमज़ोर है, डॉक्टर साहब बात वही है कि ये माइंड का गेम है। किसी भी बीमारी में आप सेहतमंद तब हो सकते हैं कि जब आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मतलब किसी भी चीज़ में, मैं बीमारी में नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए भी कह रही हूँ कि अगर आपके दिमाग से अच्छी वाइब्स आपको मिल रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, तो आप यकीन करें हर चीज़ से आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। आपको जो है उस वक्त जो है दूसरों की कहा अपने जहन में नहीं रखें, हाँ, लेकिन उसमें आपके जहन को मजबूत रखें। हमारे जहन थोड़े से ऐसे हो गए, शक्की मिजाज हो गए, बातों डॉक्टरों की बातें जहन में कर लेते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको सोच समझ के बात करता है। वो ये भी नहीं होगा कि वो आपको कह दिया कि आपके फेफड़े कमज़ोर है, आपको दिल कमज़ोर है, बात कह दिया दिल कमज़ोर है, तो दिल कमजोर क्या होगा। हाँ। अब तो वो तो बाहर ही गिर जाएगा वो तो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। डॉक्टर साहब ये अब नमूनिया की वैक्सीन जो है वो बच्चों को भी लगती है पैदाइश के बाद, जो एक प्रॉपर बना हुआ होता है कि सारी वैक्सीनेशन आपने करवानी है, उसमें टाइफाइड, हर किस्म की, खसरा की, नमूनिया की सब वैक्सीन होती है। अब अगर उस टाइम किसी बच्चे को नहीं लगी तो आया आप एज के किसी भी हिस्से में नमूनिया की वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिस तरह के हमने कोरोना की और बाकी बीमारियों की? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारा जो हुकूमत की तरफ जो पैकेज है वैक्सीन का, उसमें नमूनिया की वैक्सीन का पैकेज नहीं शामिल है। अच्छा। तो मैं अमूमन ये कहता हूँ, हम रिक्वेस्ट पे यही करते हैं कि उसको शामिल किया जाए, है ना। ये महंगी वैक्सीन होती है, अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हर जगह मुश्किल से मिलती है, बड़े स्टोर से मिलती है, हम लिखते हैं वहाँ से लोग लेके आते हैं, दूर से हम लगाते हैं। अगर ये पैकेज में शामिल हो जाए, यानी जैसे ये शामिल हो जाए, जिस तरह से चिकन पॉक्स की वैक्सीन है वो शामिल हो जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। अगर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम आवाम को प्रोवाइड करें, तो जैसे हमने देखी ना कोविड-19 की कितनी महंगी वैक्सीन थी, हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया। ये तो बहुत ही बड़ा कारनामा है हुकूमत का। ये तो हमेशा सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा कि इतना गरीब मुल्क होते हुए आपने इतनी महंगी वैक्सीन आखिर तक आप जो उसको फ्री लगा रहे थे, वेल एंड गुड है, मैं समझता हूँ। और इसी तरह अगर ये नमूनिया की वैक्सीन और एक और होता है रूटा वायरस, अगर हम इसकी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने लग जाएं तो बहुत काबू पड़ जाएगा केसेस के ऊपर। नमूनिया है या दूसरे गैस्ट्रो की बीमारी है, बहुत अहम बात हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि नमूनिया जो है उसकी कितनी इकसाम है, कितने स्टेजेस हैं नमूनिया के? देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसको हम पैथोलॉजिकली कहते हैं ना, तो पैथोलॉजिकली हम इसके जो लंग्स के उसकी जो स्टेजेस होती हैं उसे कहते हैं। एक लंग्स होता है हेल्थी लंग्स होता है, एक रेड हेपेटाइजेशन पे है, ब्लू ग्रे हेपेटाइजेशन है, फिर रिकवरी फेज है। तो ये कि पैथोलॉजिकली 4 किस्में निकल आती हैं, समझे ना। उसके बाद जो वैसे हम जो मान लेते हैं एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, इस तरह से लेते हैं। हर सब अपने हिसाब से डेवलप करता है, लेकिन ये ज़्यादा है एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। और मैंने बताया था कि लंग्स पेनकार्बोडी, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रिकवरी, ये 4 फेज उधर हो गए। उसमें हम यही देखते हैं कि जब ये पेशेंट, जब ये नमूनिया हम जिसको हम कह रहे हैं, अगर कि हमने कहा एक्यूट फेज, जब एक्यूट फेज का मतलब ये होता है कि जो भी लंग्स के जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं उसकी, यानी एयर सैक्स हैं, पैरेन्काइमा, उसके जो प्लूरा है, ये इसमें एक्यूटली इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसमें एक्यूट जरासीम आ जाता है। स्ट्रेप्टोकोकल इज अ कॉमन, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया इज अ कॉमन, ये बैक्टीरिया और वायरस भी इसमें आते हैं। वायरस जो होते हैं बड़े डेंजरस इसमें आते हैं, समझे ना। ये एटिपिकल वायरस होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत डेंजर होते हैं, लाइव लीथल होते हैं, ये लाइव डैमेज कर देते हैं ये। तो हमें ये चाहिए कि हमें जिस स्टेज पे भी आए, लेकिन जल्द से जल्द डॉक्टर से पहुँचे, बात पहुँचे, लेबॉर्ट्री का टेस्ट करें आप, एक्सरे इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ लेबॉर्ट्री के और चीज़ है, हमारे लेबॉर्ट्री जैसे मैंने कहा ना कि ग्रे हेपेटाइजेशन हो गया, रेड हेपेटाइजेशन, ये आपको एक्सरे में नजर आएंगी चीज़ें। क्या मैंने कहा, अच्छा पानी किधर है, पस किधर पड़ गया, मतलब एक्सरे दिखाएगा। जैसे बीमारियों में ब्लड टेस्ट और ये होते हैं, इसके लिए एक्सरे हैं, इस तरह एक्सरे हैं। और जैसे मैंने कहा एक्यूट, सब एक्यूट, ये लेबॉर्ट्री से पता चलेगा, ब्लड टेस्ट से होगा, फिर हम लोग जरासीम के पता कर लेते हैं वो जो है। तो ये सब चीज़ें जो इनकी जो स्टेजेस हैं बहुत डेंजरस मानी जाती हैं। जिनको क्रोनिक हो जाता है,
क्रॉनिक निमोनिया जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि रुकावट आने शुरू हो जाती है, आपकी एयर सैक जो है वो कुछ कुछ बंद होने लग जाती हैं, तो उसमें पी व पस पड़ने लग जाता है। फिर ये क्रॉनिक जाके ना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बन जाती हैं, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बन जाती हैं ये, तो इसी और ज़्यादा डेंजर होती है। फिर क्या होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी, सांस लेने की सलाहियत कम हो जाती है, सांस पूरी तरह नहीं बन पाता आपका, तो इसलिए इसकी और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो है इन्फाइसीमा में तब्दील हो जाता है, समझना, बाज़ औक़ात ये है और लंग पस पड़ने लग जाता है, पस पड़ जाता है इनमें। अच्छा, जैसे ही रिड्यूस होगा तो बाज़ औक़ात टीबी के जरासीम बीच में आ जाते हैं। अच्छा, टीबी के, क्योंकि टीबी वो के भी फेफड़ों की वजह, फेफड़ों की कमज़ोरी की वजह से उनका जो वीकनेस हुई थी, उनकी जो इम्यूनिटी कम हुई थी, तो ये मतलब बड़ी अजीब व गरीब बीमारी है, बहुत डेंजरस बीमारी मानी जाती है निमोनिया। हम समझते हैं कि इसकी जैसे ही हो बच्चों को, जैसे आपने बताया, वैक्सीनेशन शुरू में होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए इनकी। इसी तरह फिर इसको रिपीट होना चाहिए, आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर रिपीट होना चाहिए। जितने भी ओल्ड एज हैं, और 40 अबव 50, सबको वैक्सीन जो है, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने एक चीज मुझे जरूर कही थी कि किसी भी वैक्सीन को हम 2 साल के बाद दोबारा अप्लाई करते हैं, तो क्या किसी वैक्सीन को मैं और आप, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एंकर हूँ, पर आप डॉक्टर हैं तो आप बेहतर बता सकेंगे कि कोई वैक्सीन पूरी जिंदगी, एक वैक्सीन काम कर सकती है एक बॉडी पे, क्या वो उस बीमारी से लड़ सकती है, या उस बीमारी को थोड़ा सा इतनी स्ट्रांग और पावरफुल तरीके से बॉडी पे वो इफेक्ट नहीं करती है? थोड़ा सा ये अगर डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। टीबी की वैक्सीन जो थी बीसी, वो ऐसी वैक्सीन थी कि हम लोग ने जब बचपन में लगाई थी, अभी तो दोबारा नहीं लगाई, तो वो कहते हैं कि फॉर एवर है, फॉर लाइफ के लिए होती है, लेकिन जहाँ पर जो एपिडेमिक हो जाए, टीबी बढ़ जाए, जैसे बीच में बढ़ गई थी, तो उनको हमने 5 साल बाद लगाया था, रिपीट की थी वैक्सीन को उसकी, तो ये होता। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि जिन्होंने एक दफ़ा वैक्सीन लगाई है टीबी की वाले थे, तो वो दोबारा ज़रूरत नहीं थी उसकी। इसी तरह और बहुत से, जैसे चिकन पॉक्स के हैं, ये भी बड़ी सेफ थी, है स्मॉल पॉक्स थी, ये भी बड़ी सेफ थी। तो बहुत सी वैक्सीन हैं जिन्हें हम लोग रिपीट नहीं करते, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो इन्फेक्शन एपिडेमिक है, जैसे ही आपको कोविड का आ गया था, समझना, या टाइफाइड की है, आपकी 2 to 5 ईयर तक की टाइफाइड की वैक्सीन होती है, 5 साल बाद आपको दोबारा लगानी है। हेपेटाइटिस की भी मेरे ख्याल से आई थिंक फिर से उसको वो करते हैं। बिल्कुल है, तो वो उनको लगाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक बंदा बहुत कमज़ोर है, वीक है, उसकी इम्यूनाइजेशन कम है, तो हम उसके मुनासिब वक्त पे उसको रिपीट कर देते हैं। हम देखते हैं ये फैमिली में इसकी मौजूद है तो रिपीट करते हैं, अदरवाइज जो हेल्थी फैमिलीज हैं उनको ज़रूरत नहीं होती बाद वैक्सीन की। लेकिन वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन आपकी जो बीमारी है उसको रोकती है, प्रोफाइलेक्टिकली रोकती है उसको। लेकिन अगर एक दफ़ा उसका अटैक हो जाता है तो फिर उसको ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो अब वो बिल्कुल सही होगी। अगर अटैक हो गया खुदा ना खास्ता तो आपको फिर तो उसका फुल इलाज कराएंगे जिस तरीके से होता है इलाज का। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21, और जो आपको पता है ईसा लैब की जानिब से है। इसी तरह ये शो होता रहेगा, कोशिश करते रहेंगे अवेयरनेस के साथ आपको बीमारियों के बारे में डिटेल से बताएं। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।